100, रिवीजन करेंगे चैप्टर 15 के। टाइम मिला तो कोई एक दो पास पेपर भी कर लेंगे थ्योरी के। पेज नंबर 375। हर कंपनी ने ऐसा इंडिविजुअल एओपी जिसकी साल की इनकम 6 लाख से कम है, हर नॉन प्रॉफिट इदारे ने ऐसा बंदा जो फाइनल टैक्स की इनकम कमा रहा है उसने। अच्छा, ये मैंने कहा था पॉइंट बी में वो लोग हैं जिनकी इनकम 6 लाख से कम है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो आप इसी ट्रैप में फंस जाएंगे। अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है और आपको पिछले 2 सालों में लॉस आ रहा है, या इस साल आपका लॉस आ गया है, सॉरी पिछले 2 सालों में आपने टैक्स दिया है, या इस साल लॉस आ गया है, या ये प्रॉपर्टीज़ आप ओन कर रहे हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप लोगों ने रिटर्न जमा करवानी है। और हर उस बंदे ने भी रिटर्न जमा करवानी है जिसकी फॉरेन इनकम या एसेट्स हैं, उसने भी रिटर्न जमा करवानी है। और एफबीआर जिसको कहते हैं, और बिजनेसमैन जिसकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के दरमियान है उसने भी रिटर्न जमा करवानी है। ये तो लिस्ट आ गई उन लोगों की जिन्होंने रिटर्न जमा करवानी है। रिटर्न तब तक मुकम्मल नहीं समझी जाएगी जब तक आप ये सारी शराइत उसमें पूरी ना कर दें। जब पूरी कर देंगे तब रिटर्न मुकम्मल समझी जाएगी। रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल की जा सकती है। कमिश्नर नोटिस दे के 12 महीने से कम की रिटर्न आपसे मांग सकता है इन 4 लोगों से। अगर आपने 12 महीने वाली रिटर्न जमा नहीं करवाई तो फिर वो कमिश्नर जब नोटिस देगा तो आपने 30 दिनों में जमा करवानी है। अब अगर आपने मुसलसल 5 साल से जमा नहीं करवाई तो 10 सालों की मिसिंग मांग सकता है। और अगर 5 साल में कभी एक दफा भी जमा करवा दी है तो फिर 5 सालों की ही मांगेगा। लेकिन जिसकी फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट है उसकी पिछले 100 सालों की भी मांग सकता है। रिटर्न जमा कराने के बाद अगर आपने उसमें कोई गलती सही करनी है तो आप रिवाइज अकाउंट्स जमा करवाएं, रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करवाएं और रीजंस बताएं। और उसके बाद फिर अगर रिटर्न आप जल्दी रिवाइज कर रहे हैं तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं 60 दिनों में। अगर 60 दिनों के बाद रिवाइज कर रहे हैं, अगर हुकूमत को फ़ायदा है तो इजाज़त ना लें, अगर हुकूमत को नुकसान है तो इजाज़त लें। फिर कमिश्नर ने आपको इजाज़त देना अगर भूल जाए तो आपको इजाज़त मिल जाएगी, और अगर इजाज़त दे दे फिर तो ज़ाहिरी बात है इजाज़त मिल गई। ये हमने नॉर्मल क्लास में पढ़ना है। 7 तो ये आपकी रिटर्न खुद ही समझी जाएगी, आपने जमा करवा दिया। तो 114 के 1 में लिखा हुआ था किन किन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है। 1A में भी यही लिखा हुआ था, पता नहीं 2 था या जो भी था, उसमें लिखा हुआ था कि रिटर्न जमा करवाने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना ज़रूरी है। फिर बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न थी 2A में। 3 में लिखा हुआ था किन लोगों ने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवानी है। 4 में लिखा हुआ था कि अगर आपने 12 महीने वाली रिटर्न जमा ना करवाई तो आपको 30 दिन दिए जाएंगे, उसमें आप जो है वो रिटर्न जमा करवा दें। 5 में लिखा हुआ था पिछले 5 या 10 सालों की मांग सकते हैं। और 6 में लिखा हुआ था रिवाइज रिटर्न की शराइत। किसने रिटर्न जमा करवानी है, रिटर्न जमा करवाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या पूरी करनी है, इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न कैसे जमा करवानी है, 12 महीने से कम वाली किसने जमा करवानी है, और 30 डेज के अंदर आपने रिटर्न जमा करवानी है, और पिछले 5 या 10 सालों की जमा करवानी है, और रिवाइज रिटर्न की शराइत क्या है। हर बंदा कमिश्नर को अपना बिजनेस बैंक अकाउंट बताएगा। बिजनेस बैंक अकाउंट या आप ओरिजिनल फॉर्म के जरिए बता दें या मॉडिफाइड फॉर्म के जरिए। बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब लिखा हुआ है, अगर बिजनेस बैंक अकाउंट बताए बगैर ट्रांजैक्शन की तो आपके खर्चे डेड हो जाएंगे।
जिन लोगों का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा लेकिन उन पे रिटर्न जमा करवाना जरूरी है, फिर भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, ये इस अटेम्प्ट में उसने टेस्ट किया था, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा ये लिख के। जिन लोगों का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा उनको एक जनरल ऑर्डर इशू किया जाएगा। जनरल ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे, ये सारी चीजें आपकी बंद हो जाएंगी और बाद में रिस्टोर भी हो सकती हैं। जनरल ऑर्डर तब इशू किया जाएगा जब हमने आपको 114 के 4 में कहा कि आप 30 दिन में रिटर्न जमा करवाओ और 30 दिन गुजर गए और आपने फिर भी जमा, फिर आपको जनरल ऑर्डर इशू किया जाएगा। ये 4 लोग अगर इस वजह से रिटर्न लेके आ रहे हैं तो ना आए, वरना आ जाया करें। वेल्थ स्टेटमेंट के पर्टिकुलर्स क्या हैं ये अलग सवाल आता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ एज ऑन लिखना है आपने, और माइनर चाइल्ड वगैरह के एसेट्स और डिपेंडेंट्स के उसके साथ भी एज ऑन लिखना है, और एसेट्स ट्रांसफर्ड के साथ ड्यूरिंग द ईयर लिखना है, और खर्चों के साथ भी ड्यूरिंग द पीरियड लिखना है। अब सवाल आता है वेल्थ स्टेटमेंट किस किस ने जमा करवानी है? हर इंडिविजुअल ने, हर एओपी ने, पार्टनर एओपी के पार्टनर ने, और हर उस बंदे ने जिसको कमीशन नोटिस भेजे। ये 2-3 लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। यानी फिर हर बंदा जिसने रिटर्न जमा करवानी है उसने जमा करवानी है, तो ये बड़ी भयानक बात है, फिर सारे ही आ जाएंगे इसमें। और अगर उस रिटर्न में कोई गलती निकल आए तो फिर आप कमिश्नर को बता के उस गलती को रिवाइज कर सकते हैं, और कमिश्नर को अगर लगेगा कि भोलेपन की वजह से गलती हुई है तो आपको रिवाइज की इजाजत दे देगा। ये रिवीजन हो सकती है 5 सालों के अंदर, लेकिन 5 साल यहां से ना रिटर्न ईयर एंड से नहीं गिनने, ना फाइनेंशियल ईयर एंड से गिनने हैं। 5 साल यहां गिनने हैं रिटर्न जमा करवाने की तारीख से, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये जो उधर हम पढ़े ना फाइनेंशियल ईयर एंड 122 में सेक्शन, वो वाले नहीं है इधर। इधर अजीब बात है, इधर है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या लिखना है, किसने जमा करवानी है, और उसके अंदर तीसरी बात ये थी कि अगर रिवाइज करना चाहें किसने जमा करवानी है, $10,000 और $1,00,000 से ज्यादा वाले ने, बराबर वाले ने भी, और इसमें क्या लिखा होगा, और अगर आप जमा ना करवाएं तो कमिश्नर आपको मांग सकता है। अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया तो बिजनेस डिसकंटिन्यू करने के बाद आपने 15 दिनों के अंदर बताना है कि मैंने बंद कर दिया है, सिर्फ बताना है। अब जब आप बंद कर देंगे बिजनेस तो खुद या कमिश्नर के कहने पे रिटर्न जमा करवाएं। रिटर्न साल से कम की होगी और इसको सेपरेट टैक्स ईयर कहा जाएगा। अगर कमिश्नर ने नोटिस भेजा, अगर आप नोटिस देना भूल गए डिसकंटिन्यूड बिजनेस का और कमिश्नर को पता चला कि आपने बिजनेस बंद कर दिया है, तो फिर वो आपको नोटिस भेजेगा। और ये बात अब तो हम पढ़ सकते हैं, चले मंडे को क्लास में पढ़ेंगे। रिटर्न जो जहां जमा कराई जाएगी वो एज्यूम्ड असेस्ड होगी। इसकी डिटेल हमने टेस्ट की डिस्कशन में भी एक की थी। 118 में आ जाए। कोई भी चीज आपने जमा करानी है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, यानी एफबीआर उसका तरीका बताएगा। इंडिविजुअल्स ने, कंपनीज ने रिटर्न जमा करवानी है अगर जनवरी से, अगर आपका जनवरी से जून ईयर एंड है तो दिसंबर में आए, और अगर जुलाई से दिसंबर है तो सितंबर में आए। और इंडिविजुअल्स ने 30 सितंबर तक जमा करवानी है। डिसकंटिन्यूड वाले ने तब रिटर्न जमा करानी है जब उससे कहा जाए, इसकी डेट नहीं है। पहली दफा रिटर्न जमा करवानी है तो सर्टेनिटी के लिए एप्लीकेशन भी देनी है। अगर आपने 30 सितंबर को रिटर्न जमा नहीं करवा सकते या वेल्थ स्टेटमेंट, तो आप एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन 30 सितंबर से पहले दें। ये रीजंस हो सकती हैं, आपको 15 दिन से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी, और अगर कमिश्नर ने आपको छूट नहीं दी तो आप चीफ कमिश्नर के पास जा सकते हैं, वो आपको एक्सटेंशन दे देगा फर्दर 15 डेज की। एक्सेप्शन सर्कमस्टांस में ज्यादा भी मिल सकती है,
पेनल्टी माफ हो जाएगी, डिफॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा। सेक्शन 114 में हमने पढ़ा था किस किस ने रिटर्न जमा करवानी है। फिर हमने पढ़ा था पॉइंट 2 के अंदर जो है वो रिटर्न्स जमा कराने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, साइन वगैरह हों। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पढ़ी थी, फिर हमने 12 महीने से कम की पढ़ी थी, फिर हमने 12 महीने वाली मिसिंग पढ़ी थी, फिर हमने रिवीजन ऑफ रिटर्न पढ़ी थी। सेक्शन 114 ये छोड़ें, वो बिजनेस बैंक अकाउंट था शायद। सेक्शन 115 में हमने पढ़ा था कि आपने किस किस ने, 4 लोगों ने शायद वेल्थ स्टेटमेंट जमा, 4 लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करवानी। बीच में एक और सेक्शन था, वो था जनरल ऑर्डर वाला, जिसमें आपकी गैस बिजली बंद होती है। सेक्शन 116 में हमने पढ़ा था कि किस किस ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, क्या क्या लिखना है वेल्थ स्टेटमेंट में, और वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज हो सकती है या नहीं। 117 में पढ़ा था कि आपने नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस देना है, उसके बाद रिटर्न देनी है आपने खुद या कमिश्नर के कहने पे, और अगर आपने नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस नहीं दिया तो फिर कमिश्नर आपको कहेगा कि मैं आपको, फिर वो जो भी लिखा हुआ है उधर, फिर कमिश्नर आपको नोटिस भेजेगा या जो भी लिखा हुआ है, और ये रिटर्न एज्यूम्ड असेस्ड होगी। ये नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे। 118 में लिखा हुआ था कि कंपनी ने कब रिटर्न जमा करानी है, इंडिविजुअल ने कब जमा करवानी है, और साथ ये भी लिखा हुआ था इसमें कि अगर आप पहली दफ़ा रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं तो क्या करना है, और सैलरी वाले के लिए शायद कुछ अलग से बातें लिखी हुई थी। 119 में लिखा हुआ था कि 30 सितंबर से पहले एप्लीकेशन दें। 30 सितंबर से पहले आप एप्लीकेशन देना ज़रूरी है, उससे पहले एप्लीकेशन देना ज़रूरी है, और फिर आपको 3-4 रीजंस की वजह से, बीमारी या इस वजह से एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक्सटेंशन अगर नहीं मिल रही तो आप चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं। मैक्सिमम एक्सटेंशन 15 दिन की मिल सकती है, वो एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में ज़्यादा भी दे सकता है। और आखिरी बात लिखी हुई थी कि डिफॉल्ट सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। रिटर्न जिन लोगों ने नहीं जमा करवानी, वेल्थ स्टेटमेंट, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, टाइमिंग क्या है, और एक्सटेंशन। सेक्शन 120 ये कहता है कि अगर आपने रिटर्न जमा करवा दी तो वो एज्यूम्ड असेस्ड है। रिटर्न तब मुकम्मल होगी कि 114 के 2 की रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, जो भी हम पढ़ के आए हैं। आपको ऑडिट हो सकता है, ये ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट थी। अगर आपकी रिटर्न नामुकम्मल है आपको नोटिस भेजा जाएगा। अगर आपने नोटिस को रिस्पॉन्ड, वो 180 डेज में भेजेगा। अगर आपने नोटिस को रिस्पॉन्ड ना किया तो रिटर्न इनवैलिड, कर दिया तो रिटर्न वैलिड। ये 2 डेफिनेशंस थी। सेक्शन 121 में लिखा हुआ है 5 लोगों की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। इसकी बेस कमिश्नर बनाएगा सेक्टरल बेंचमार्क रेशोस। मेक करने के बाद इशू भी किया जाएगा, फिजिकली आपके घर ये ऑर्डर भेजा जाएगा, और ये 6 साल के अंदर हो सकता है। ये 3 लाइनें नहीं हमने पढ़ी। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के अंदर हमने पढ़ा था कि विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट हो सकती है, और सेकंड के लिए 5 और 1 year विच एवर इज लेटर। और 3 में हमने पढ़ा था अगर आपने रिवाइज रिटर्न जमा करवा दी तो उसका स्टेटस बन जाएगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। सर्कमस्टांसेस आता है 5 नंबर का सवाल, किन किन सर्कमस्टांसेस में अमेंडमेंट हो सकती है। 5 और 5A, अमेंडमेंट करने के बाद ऑर्डर इशू किया जाएगा, डेफिनेट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आती है, शो कॉज नोटिस के 1 साल के अंदर अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर भेज दिया जाएगा। कमिश्नर अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज कर सकता है, इसमें टैक्स पेयर को फायदा देंगे, लेकिन कमिश्नर छोटे का ऑर्डर रिवाइज ना करे अगर टैक्स पेयर कोर्ट में चला गया या जाने का टाइम बाकी है। अगर कमिश्नर अपने छोटे को कहे तो वो 120 दिन में काम दोबारा करके ले आएगा। अगर आपको कमिश्नर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा तो आप चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं। अगर शो कॉज नोटिस से आपको ज़्यादा डर लग गया है और आप चाहते हैं कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर ज़रा हल्के लेवल पे इशू हो, इतना ज़्यादा ना करें, 3 मिलियन से 4 मिलियन ना करें, थोड़ा कम हाथ होला रखें, तो फिर आप कमेटी बनवाएं। कमेटी कॉल करेगी, रिकॉर्ड डिसाइड करेगी, कम्युनिकेट करेगी। अगर आप मुतमईन हैं आप टैक्स दें, वो असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा। आपने असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं करनी और अब कोई केस आगे नहीं। अगर आप कमेटी के फैसले से मुतमईन नहीं है या उसने फैसला नहीं दिया तो कमिश्नर के पास वापस चले जाएं, वही केस को देखेगा। कमेटी में ये लोग बैठेंगे। अगर आपका पाकिस्तान में कोई एसेट इंपाउंड हो जाए या बाहर के मुल्क में कोई एसेट डिस्कवर हो जाए तो आपको कच्चा असेसमेंट ऑर्डर भेजा जाएगा, कच्चे को पक्का करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो कोर्ट का फैसला आने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको असेसमेंट ऑर्डर भेजा जाएगा।
और जो असेसमेंट ऑर्डर कमिश्नर ने भेजा है उसको ना क्वाश किया जाएगा, ना उसको ये समझा जाएगा कि फॉर्म पे नहीं है, और ना ही उसको इनवैलिड समझा जाएगा। रिटर्न किसने जमा करवानी है, किसने नहीं जमा करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट किसने जमा करवानी है, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, टाइमिंग क्या है और एक्सटेंशन। ये था रिटर्न्स का चैप्टर। असेसमेंट एज्यूम्ड असेसमेंट समझ ली जाती है, लेकिन अगर जो है वो उसमें इनकम्प्लीट है तो आपको नोटिस भेजा जाएगा। 5 लोगों की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, जो तस्वीर दिखाई थी ये विद इन 6 साल मेरे ख्याल से लिखा हुआ था, हो सकती है, और मेक करने के बाद इशू किया जाएगा। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जो है वो 120 और 121 की गलती सही करने के लिए अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजा जाएगा। ये कुछ सर्कमस्टांसेस में भेजा जाएगा, 5 साल पहली दफ़ा और दूसरी दफ़ा 5 साल या 1 साल, और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, और मेक करने के बाद इशू करना है, और इन द एंड जो है वो शो कॉज नोटिस के 1 साल के अंदर अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजा जाएगा। उसके बाद जो है वो 122 ए और बी था। 122 ए रिवीजन बाय कमिश्नर, 122 बी रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर, 122 डी अग्रीड असेसमेंट, 123 कच्ची असेसमेंट है, और 125 असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोज करो।